अच्छा, इसके अंदर डेटाबेस का काम स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस के लिए आप जो टूल यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करेंगे। डेटाबेस के लिए आपको मुख्तलिफ एडिटर्स मिलते हैं। मेरे पास माई एसक्यूएल के लिए वर्क बेंच है। वर्क बेंच के अंदर भी जो डेटाबेस बनती है वो सेम माई एसक्यूएल की बनेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जैप यूज कर सकते हैं, वेब यूज कर सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा एडिटर्स आते हैं माई एसक्यूएल के लिए, ठीक है ना। आपके पास जैप इंस्टॉल है। जब आप जैप इंस्टॉल करते हैं तो आपने अपाची और माई एसक्यूएल दोनों इंस्टॉल करने होते हैं। अपाची लॉजिकल सर्वर होता है जिसपे वो माई एसक्यूएल का जो पेज है वो चलेगा। अपाची ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, माई एसक्यूएल रनिंग स्टेट में नहीं है। माई एसक्यूएल को भी मैंने स्टार्ट कर लिया। ये भी रनिंग स्टेट में आ गया। और अब इसके सामने एडमिन का जो बटन है, एडमिन के बटन पे क्लिक कर लें। एडमिन के बटन पे क्लिक करने से ये आपको वेब ब्राउजर के अंदर कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा, ठीक है। एडमिन पैनल भी हम कहते हैं इसको, पीएचपी माई एडमिन भी कहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप जैप में से माई एसक्यूएल ओपन करते हैं तो लैंग्वेज चेंज होती है। आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, बाज़ औक़ात जर्मन लैंग्वेज सेलेक्टेड होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सबसे फर्स्ट डेटाबेसेस की। डेटाबेसेस पे क्लिक करें। ये आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस बता रहा है जो ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई है। अब इधर ये ऑप्शन दे रहा है डेटाबेस नेम। एक नई डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया माय डेटाबेस, और उसके बाद क्रिएट। लेफ्ट साइड पे भी आप देखें तो माय डेटाबेस आ गई। इसके अलावा टॉप के ऊपर भी माय डेटाबेस आ गई है। डेटाबेसेस के अंदर सबसे पहले नंबर पे ये शो कर रहा है स्ट्रक्चर की ऑप्शन। स्ट्रक्चर मतलब है जो जो टेबल्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मैसेज दे रहा है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, और यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट टेबल। टेबल नेम, टेबल नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। टेबल नेम जो आप देंगे उसके अंदर वेरिएबल्स के नाम फॉलो करने हैं, कोई कीवर्ड ना हो, ठीक है, स्पेस कोई नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड कैरेक्टर्स कोई ना हो, बाकी जितने भी रूल्स होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड हैं, मुझे इस वक्त यहाँ पर 5 कॉलम्स जरूरत है, बाद में कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। गो पे क्लिक कर लें। गो पे क्लिक करने से यहाँ पर आ गया एडिटर। एडिटर में सबसे पहले नेम, नेम मीन्स कॉलम नेम। कॉलम नेम में भी वही रूल्स हैं कि रिपीटेड ना हो, इनवैलिड कैरेक्टर्स कोई ना हो। यहाँ पर मैंने रोल नंबर सबसे पहले दे दिया, फिर आ गया नेम, फिर मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर मुझे चाहिए जेंडर, जेंडर के बाद मुझे चाहिए एड्रेस। अब मुझे मजीद कुछ कॉलम जरूरत पड़ गई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपको ऐड मजीद कितने कॉलम्स, 2। गो करने तो ये कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए थे, मजीद 2 कॉलम्स की जगह बन गई, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ -1, सॉरी -2 नहीं लिखेगा बस, वो इसमें एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर आ गया, और फ़ोन नंबर के बाद मैं रख लेता हूँ यहाँ पर पासवर्ड यूज़र का, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इसके अंदर टाइप। टाइप मतलब है डेटा टाइप। डेटा टाइप के अंदर हमारे पास सबसे पहले है होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए हम इंटीजर यूज करेंगे। नेम है, नेम को मैंने वारचार में कर लिया। वारचार हम इसलिए यूज करते हैं, ये साइज डायनेमिक होता है। वारचार के आगे आपको लेंथ भी लिखनी पड़ती है। लेंथ में रख लेता हूँ 50। ये जो नेम होगा ये 50 करेक्टर्स का होगा, इससे ज्यादा का तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है। अगर आप इसमें 10 करेक्टर स्टोर करते हैं तो 40 करेक्टर फ्री हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बजाय CHAR यूज कर लूं तो फिर क्या होगा, वो 50 पूरे रिजर्व करेगा। चाहे नाम के अंदर हमने अली लिखा है, अली भी लिखा है, तो वो फिर भी 50 करेक्टर्स पूरे रिजर्व करेगा। जब हम वार यूज करते हैं, वेरिएंट इसको कहते हैं बेसिकली, या वेरिएबल,
वेरिएबल को चीज कौन सी होती है जो चेंज होती रहे, ठीक है, या चेंज हो सकती है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मैंने डेट यूज कर ली, ठीक है। फिर जेंडर है, इसके लिए मैंने वारचार कर लिया, एड्रेस के लिए भी वारचार कर लिया, फोन नंबर भी वारचार रखने हैं क्योंकि इंटीजर्स किससे ज्यादा होते हैं, पासवर्ड भी मैंने वारचार कर लिया। उसके बाद लेंथ आ जाती है, मैंने 6 कर ली, इधर मैंने 250 करेक्टर कर लिए, फोन नंबर के लिए मैंने 15 डिजिट्स रख लिए और पासवर्ड के लिए 20 रख लिए। समझ के क्या चीज, डेट ऑफ बर्थ, डेट है, इसके लिए साइज नहीं दिया जाता, डेट के लिए आप कोई साइज नहीं देंगे, डेट का बाय डिफॉल्ट होगा। फिर इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, इसके सामने भी साइज ना लिखें, साइज ना लिखें तो 11 डिजिट्स होंगे, 11 लेंथ होती है बेसिकली। अगर लिखते हैं 8 या 7 या 3 तो वो लिमिटेड हो जाएगी फिर। अच्छा, हमारे पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यूज हम इसको कहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज वो होती हैं जो किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने पे खुद आ जाए, सही है ना। एग्जांपल ये है कि आपने डिफरेंट अकाउंट्स बनाए होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वैल्यू सेलेक्ट ना करें तो उधर लिखा हुआ आ जाता है नॉट सिलेक्टेड, नॉट प्रोवाइडेड, इस तरह से। मैं जेंडर अगर खाली छोड़ दूं तो डिफॉल्ट में क्या होना चाहिए, एज डिफाइंड, और एज डिफाइंड के अंदर मैं लिख लेता हूं नॉट स्पेसिफाइड। अगर आप कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो नॉट स्पेसिफाइड उधर आ जाएगा। स्पेसिफाइड आ गई, कोलिशंस हैं, इसको छोड़ दें। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है एट्रीब्यूट्स। बाइनरी, अनसाइंड, अनसाइंड नंबर्स कौन से होते हैं, जो नॉन नेगेटिव हो, जिसमें नेगेटिव सिंबल ना हो, ठीक है। फिर अनसाइंड जीरो फिल, जीरो होना चाहिए ये नहीं, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन आती है एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। बात ये होता है कि आप कोई चीज अपडेट करते हैं, मैसेज आ जाता है लास्ट अपडेटेड ऑन, इस टाइम अपडेट हुई है, तो वो तब आ जाए। नल हो सके या नहीं, क्या करेंगे इसको, नल करेंगे, क्यों, नहीं नहीं नहीं, नल एक चीज है यार, वो ए ही है, ऑटो इंक्रीमेंट। वो जो आप बात कर रहे हो ऑटो इंक्रीमेंट है। नल का मतलब है खाली नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब है कि हम उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के दौरान हम उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। जो प्राइमरी की है उसका नल ऑफ रखें, बाकी सबके नल ऑन रखें। आप कहते हैं सर नाम भी तो लाजमी है, डेट ऑफ बर्थ भी तो लाजमी है, यही है ना, लेकिन मैंने इधर नल ऑन किया हुआ है, इसकी वजह बताता हूं। हम जो फॉर्म बनाते हैं उस फॉर्म पे हम लिखते हैं, स्प्राई लगाते हैं कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, याद है ना। मैंने इधर अगर इसको ऑफ कर दूं, ये सारी मैं ऑफ कर लेता हूं, ये सारी जरूरी है, लेकिन इधर से मैंने ऑफ कर दिया। हम जब फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर से जब इंसर्ट की कमांड लगाते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज फला फला वैल्यू ऐड करो, ठीक है। वैल्यूज ऐड करते वक्त हमें एरर मिल गया। MySQL या PHP एक ऐसी चीज है जो आपको SQL एरर्स नहीं बताती, ये थोड़ी सी इस हिसाब से बुरी लैंग्वेज है। बाकी जो एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर्स, वो पता चल जाते हैं। अगर आप .NET लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें भी आपने जो SQL कमांड लिखी है उसमें अगर कोई एरर है, कॉलम नेम गलत लिखती है या कोई फील्ड गलत लिखती है या कोई कन्वर्जन का एरर है तो वो बताएगा, लेकिन PHP नहीं बताएगी। PHP के अंदर हम ये एरर देख नहीं सकते कि क्या एरर है। हाँ, सिर्फ ये एरर हमें पता चल सकता है कि कमांड सही रन हुई है या नहीं, ठीक है। PHP ने एरर दे दिया कि कमांड सही रन नहीं हुई, ठीक है। कमांड सही रन नहीं हुई, ज्यादातर क्या मसले होते हैं, कॉलम्स नेम मैच नहीं होते, या बाज़ औक़ात हमने जो एंट्री की है उसकी डेटा टाइप का फर्क आ गया, कोई इस तरह के एरर्स होते हैं। इसका हल क्या है, पहले हम 2 या 3 फील्ड्स ऐड करते हैं अपने कोड में।
कोडिंग को शॉर्ट कर लेंगे। पहले सिर्फ रोल नंबर और नेम ऐड करते हैं, फिर हम डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी साथ शामिल कर लेते हैं, फिर हम जेंडर भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम फोन नंबर भी शामिल कर लेते हैं। एरर निकल जाएगा, जहां गलती पता चल जाएगा ना। लेकिन अब जरा सोचो अपनी कमांड को, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, आधी कमांड नहीं चलेगी। क्यों? सारी चीजें लाजमी फिल करनी है। ठीक है, कमांड एरर देगी। मैं इसलिए प्राइमरी की को छोड़ के सारी चीजें नल कर रहा हूं आम, कि अगर कुछ चीज खाली छोड़नी पड़ जाए, ठीक है, कमांड लाइन के दौरान, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, हाँ जी, नल मैंने इसलिए ऑन कर दिए, क्या हम इनको नल कर सकते हैं। फिर है एआई कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अगर ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं तो ऑन करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो नंबर को करते हैं, नहीं तो ऑफ करते हैं। सेव पे क्लिक कर लें, ये एक टेबल क्रिएट कर लेगा। फिर टेबल के अंदर एक ऑप्शन होती है ब्राउज। ब्राउज में होता है कि आप वैल्यूज को चेक करते हैं। असम तो चलिए जी, ठीक ठाक हो, ठीक ठाक, शुक्र, बिल्कुल। सर्टिफिकेट था वो मैं रेडी किया और सर नासिर को लेना ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ है, दोई सुनारा भी आती अच्छा, दो ने करना है, और दो ने चलो सही, फिर 2 दिन में कर सकता हूं। ठीक है, चलो सही। ब्राउज में अगर आपने कोई एंट्रीज की हुई है तो आपको एंट्रीज शो करेगा। स्ट्रक्चर में क्या शो करता है? आपके पास जो कॉलम्स नेम है, डेटा टाइप्स हैं और बाकी जो एट्रीब्यूट्स पर आ जाते हैं। और इनमें आपको एक ऑप्शन मिलती है चेंज। चेंज क्या करता है? कॉलम नेम या डेटा टाइप में अगर कोई मसला हो, चेंज करना पड़ जाए, तो आप इधर से चेंज कर लेंगे इनको। ठीक है। ड्रॉप को किस लिए यूज होता है? कॉलम को रिमूव कर देगा, कॉलम को हटा देगा। फिर प्राइमरी की, अगर प्राइमरी की लगाना चाहें, ये क्या, ये तो चेंज पे हमने स्टडी नहीं किया यार, इधर भी ऑप्शन होती है वैसे। नल और चले, वो हमने टेबल कैंसिल कर दिया था, सेव हो गया ना ऑलरेडी। तो उसमें एक और ऑप्शन भी होती है, प्राइमरी की भी आप रख सकते हैं। स्ट्रक्चर पे जाएं, स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी पे क्लिक कर लें तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। प्राइमरी की अंडरलाइन आ जाएगी, सही है ना? इसके साथ सिंबल आ रहा है, वो पुराने वर्जन में अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है ना? यूनिक अगर रखना चाहें तो यूनिक भी रख सकते हैं इसको। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है इंसर्ट। इंसर्ट से आप एंट्रीज करते हैं इसके अंदर, रोल नंबर 1, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोई डेट सेलेक्ट कर ली इधर से। फिर जेंडर में देखें, नॉट स्पेसिफाइड पहले से लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू की वजह से। एड्रेस अब्टाबाद लिख लिया मैंने, फोन नंबर डाला, पासवर्ड डाल दिया कोई भी, और गो करने, गो से ये एंट्री कर लेगा। लेकिन ज्यादातर हम इस चीज पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिलेशनशिप्स पे काम करेंगे, ठीक है ना? बाकी जो फालतू चीजें होंगी, जैसे प्रिविलेजेस हैं, ऑपरेशंस हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, टेबल्स को और हमने चेंज करना है, वैल्यूज एडिट करनी है, तो ये बाद में कर लेंगे। हम पहले अपना डेटाबेस बना के अपनी कमांड्स पे काम करेंगे, फॉर्म्स पे, ठीक है ना? वेब पे भी इसी तरह का है। वेब में भी यही होता है कि आप वेब का ओपन करेंगे, उसमें भी अपाची और MySQL है जी। वेब में यह है कि अगर आप एक चल रहा हो तो दूसरा पे नहीं चलता ना। इसको क्विट कर लिया मैंने, अब ये वेब आ गया। वेब के अंदर आप पहले सर्विसेज इसकी चलाएं, वो मैंने कर दिया। हाँ नहीं, जब ग्रीन होता है तभी सर्विसेज एक्टिव करता है। स्टार्ट ऑल सर्विसेज कर देते हैं इधर से। ना अपाची तो इसका दोबारा भी चल जाता है ना।
ठीक है, इसके अंदर PHP माई एडमिन आ जाता है। अभी लोकल होस्ट ये आ गया, सही है ना। इसके अंदर भी डेटाबेस इंटरफेस सारा सेम है ना, वेब के अंदर भी। डेटाबेस सर अब जी सर अपने आना से क्या माई स्टोरी किस तरह डेटाबेस यहाँ सर माई स्टोरी सर किस तरह से? यहाँ से सर आपने वही नहीं, आपने SQL की अलग फाइल यूज की हुई है ना, ये एडिटर है ना, इसी तरह वर्क बेंच एडिटर है। कभी सर आपने गाना से डेटाबेस SQL समझा नहीं आपकी बात। यहाँ सर हम ये भी हमारे इस्तेमाल करते हैं जी अपने जी डेटाबेस और यहाँ सर हम अधिक सुपर इस्तेमाल करते हैं। तो कर सकते हैं ना। देखिए असल काम हमारा MySQL के साथ है। MySQL के साथ मैंने आपको एडिटर्स बताए ना, Zap यूज हो सकता है, वेब यूज हो सकता है, मेरे पास SQL वर्कबेंच है, उसमें भी आप बना सकते हैं, डिफरेंट एडिटर्स हैं। ठीक है, अब आप ये एडिटर यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली MySQL का एडिटर है। लोकल होस्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास वही आ गया एडिटर, ये आपका वेब पूरी डेटाबेस में उठा रहा है। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट उधर वेब भी उठा रहा था, ये भी वही उठा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली MySQL को किसी रनिंग जगह से उठा रहा है, ये तो सिर्फ उसका इंटरफेस है हमारे पास। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकते हो, वो कोई लिमिट नहीं है उसमें।